ओके। हेलो एवरीवन। सो हम वापस आ चुके हैं लेक्चर नंबर 7 ऑफ केमिकल काइनेटिक्स के साथ। पिछले लेक्चर में हमने अर्हेनियस इक्वेशन के बारे में पढ़ा था और इस क्लास में हम उसको बहुत ही अच्छे वे में, डिटेल्ड वे में देखने वाले हैं। और जी हाँ, उसकी जो हमारा चैप्टर रहा हुआ है इक्विलिब्रियम, उसके साथ में लिंकेजेस के बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से ये लेक्चर सुनिएगा। यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ कि ये क्लास जो है वो मेनली कैटर कर रही है केमिकल काइनेटिक्स में एक और इक्विलिब्रियम में जो कुछ रिलेशनशिप हैं उनको देखेगी। कॉम्पिटिटिव लेवल की बातें इस क्लास में ज़्यादा होने वाली हैं, तो थोड़ा सा एक आपके टॉप नॉच लेवल का स्टफ इस क्लास में डिस्कस होगा। तो बहुत ही ध्यान से सुनना है और जो भी डाउट्स हैं वो आपको पूछने। मैं एक और बात भी कहना चाहूँगा कि आपको एक्सरसाइजेज दी जा चुकी हैं। एक्सरसाइज 1 ऑलरेडी गिवन टू यू। आज ही मैंने एक और एक्सरसाइज पोस्ट करी, एक्सरसाइज 2, 3, 4 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, बट आई एम अनएबल टू नो क्योंकि ये हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और आपको बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी दिखानी होगी। तो मुझे नहीं पता कि आप वो क्वेश्चंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसका पता ऑब्वियसली तभी लगेगा कि जब आपको कोई टास्क दिया जा रहा है, तो वो आप क्वेश्चंस करने के बाद में सेंड कर रहे हो, भेज रहे हो, डाउट्स पूछ रहे हो। बट वैसे वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर कोलैबोरेटिंग इन दैट। सो आई एम सॉरी टू से, बट एक बहुत बड़ा अपने में क्वेश्चन मार्क है कि पता नहीं आपको चीज़ समझ में आ रही है या आप उससे फ़ायदा उठा रहे हैं या नहीं। बट एनीवेज, let us carry on with our discussion in today's class. Characteristics of Arrhenius equation. Arrhenius equation जो कि वेरिएशन ऑफ k विद टेम्परेचर के बारे में हमको बता रही थी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने का वक्त आ चुका है। ठीक, तो दिस वॉज आवर अर्हेनियस इक्वेशन। ये हमारी अर्हेनियस इक्वेशन थी। अब आइए इसकी काफ़ी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। हर लाइन जो मैं यहाँ पर आपके बता रहा हूँ, हर वर्ड जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन बन सकता है। तो मेरी बातों को हद से ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा। ठीक, पहला पॉइंट जो हमारा आ रहा है, इट इज़ वेरी मच ऑब्वियस कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी, और अगर k कम है, रेट कांस्टेंट कम है, तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी कम होगा। तो स्लोअर विल बी द रिएक्शन या स्लोअर विल बी द रिएक्शन रेट, यानी वो रिएक्शन स्लो होगा। क्यों भाई, क्यों? ये देखिए, हल्की फुल्की मैथ्स, k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ए बाई आर टी। इट कैन ऑल्सो बी रिटेन एज ए 1 अपॉन ये अपॉन आर टी। अब आप खुद सोचिए कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, खुद सोचिए, अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है तो डिनोमिनेटर बड़ा होगा। डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो फ्रैक्शन नेचुरल सी बात है छोटा होगा। वो फ्रैक्शन किसके बराबर है? के बराबर है। तो फिर ऑब्वियसली रेट ऑफ द रिएक्शन भी फिर कम हो जाएगा। ठीक, ये पहला पॉइंट था, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी नहीं होनी चाहिए, उम्मीद करता हूँ। लेट अस हैव अ लुक एट पॉइंट नंबर 2। सेकंड पॉइंट को देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि रिएक्शन हैविंग हायर वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी आर मोर टेम्परेचर सेंसिटिव than reaction having lower value of activation energy। एक्टिवेशन एनर्जी, इसका क्या मतलब है? यहाँ एक वर्ड है जो कि आपको बहुत ध्यान से देखना है, सेंसिटिव। सेंसिटिव, अगर ये हम जैसे ये नॉर्मल वर्ड लिखा हुआ है, ठीक, तो इसका इस नॉर्मल वर्ड का भी मतलब क्या है? स्टेटमेंट दोबारा पढ़िए। रिएक्शन हैविंग हायर वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी आर मोर टेम्परेचर सेंसिटिव देन रिएक्शन हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। व्हाट डू मीन बाय इट? देखिए, ये हमने पिछली क्लास में इक्वेशन देखी हुई है, वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट विद टेम्परेचर।
ln k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू a अपॉन r 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2। पिछली क्लास में वी हैव ऑलरेडी सीन इट। k2 क्या है? रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर t2। k1 क्या है? रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर t1। बहुत अच्छी बात है। अब मान लीजिए, अपने कंसेप्ट को समझाने के लिए मैं बोल दे रहा हूँ इनिशियल टेम्परेचर T1 जो था T था, और T2 जो बढ़ा के हमने टेम्परेचर लिया हुआ है, और कितना लिया हुआ है? पुराने वाले टेम्परेचर से 10 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा। ठीक, 10 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा। तो ln k2 अपॉन k1, यानी k2 क्या हो जाएगा कि रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T+10, और k1 क्या हो जाएगा? रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू ए अपॉन आर 1 अपॉन टी, T1 की जगह T, माइनस 1 अपॉन T2 की जगह क्या लिख दिया? T+10। 1 अपॉन T माइनस 1 अपॉन T+10। बहुत अच्छी बात है, ये लिख दिया। अब ln के T+10 अपॉन KT, बस वो दिखाने के लिए, समझाने के लिए लिखा है कि ऐसा है, डेजिग्नेट करने के लिए। E अपॉन आर, ये T+10 माइनस टी, तो देखिए ये जब आप LCM लेंगे तो इधर हो जाएगा T+10 माइनस टी, तो वो तो कैंसिल हो गया, बचा क्या रह गया? 10 अपॉन टी इंटू T+10, ये लिखा हुआ है। अब आप खुद सोचिए कि ये ln जो भी ये पूरी वाली चीज़ लिखी हुई है, इसकी वैल्यू बड़ी तब होगी फॉर अ गिवन टेम्परेचर राइज, 10 डिग्री टेम्परेचर राइज, इसकी वैल्यू बड़ी तब होगी। दो कंडीशंस हैं, दो कंडीशन है इसकी वैल्यू बड़ी होगी। एक को हमने एक पॉइंट बनाया है, दूसरे को हमने दूसरा पॉइंट बनाया है। इसकी वैल्यू बड़ी तब होगी जब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? मोर होगी, ज़्यादा होगी, ज़्यादा होगी। ठीक, तो T+10 अपॉन KT विल बी लार्ज फॉर लार्जर वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी फॉर लार्जर वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक, ये क्या कहा जा रहा है दोबारा से समझिए। सपोज करिए कोई रिएक्शन था, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे थे, और यहाँ पर ये एक्टिवेशन एनर्जी 50 जूल पर मोल थी। एक ऐसा ही दूसरा रिएक्शन था, वहाँ भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे थे, वहाँ एक्टिवेशन एनर्जी 80 जूल पर मोल थी। तो इक्वेशन ये बता रही है कि भैया इसमें भी अगर मान लीजिए कि ये किसी टेम्परेचर T पे हो रहे थे और 10 डिग्री ज़्यादा आपने बढ़ाया, तो इसमें भी रेट कांस्टेंट बढ़ेगा और इसमें भी रेट कांस्टेंट बढ़ेगा। मगर ज़्यादा कहाँ बढ़ेगा रेट कांस्टेंट? ज़्यादा कहाँ बढ़ेगा? ज़्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव होने का मतलब क्या कि टेम्परेचर के चेंज करने पे ज़्यादा रेट ऑफ द रेट कांस्टेंट की वैल्यू कहाँ ज़्यादा बढ़ती है? वहाँ ज़्यादा बढ़ेगी जहाँ एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी, ज़्यादा होगी, मोर एक्टिवेशन एनर्जी होगी, वहाँ पर टेम्परेचर राइज ज़्यादा होगा। एक बार फिर बोल दे रहा हूँ, पॉइंट समझिए, समझिए। रिएक्शन हैविंग हायर वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, यानी अगर दो रिएक्शन है बिल्कुल सिमिलर टाइप के, मगर एक की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, तो वो टेम्परेचर, हम ये नहीं कह रहे जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा उसका रेट कांस्टेंट ज़्यादा, नहीं। सेंसिटिविटी का मतलब क्या है यहाँ पर? चेंज। जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है उसमें टेम्परेचर के बढ़ाने पे उसमें चेंज ज़्यादा होगा। क्लास में इलस्ट्रेशन देता हूँ मैं, यहाँ पर भी दूंगा कि भाई लॉकडाउन चल रहा है, 100 रुपये का नोट निकाल के आप किसी भिखारी को भी दे दिए और किसी नॉर्मल आदमी को भी दे दिए। ठीक है, नॉर्मल आदमी को भी 100 रुपये मिलेंगे, उसे खुशी होगी, बट भिखारी को बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी, बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। तो यहीं पे हम कह रहे हैं कि उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी, उसके अंदर राइज, उसके इमोशंस में, ठीक, खुशी उसकी एकदम से बढ़ेगी, हमारी भी बढ़ेगी, मगर उतनी अमाउंट से नहीं बढ़ेगी। तो ये पहला पॉइंट था जो कि हमने समझा। ठीक, अब उसी चीज़ को टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में देखिए, बहुत ध्यान से, सब किलर पॉइंट्स हैं, ये सब किलर पॉइंट्स हैं जो आपको इस लेक्चर में समझने होंगे। अ गिवन रिएक्शन इज मोर टेम्परेचर सेंसिटिव एट लो टेम्परेचर देन हाई टेम्परेचर। देखिए, वैसे तो ये चीज़ आप पहले ही समझ सकते हैं, जो अभी हमने डेरिवेशन किया उसमें भी, कि यार ln KT+10 E अपॉन आर, अगर एक्टिवेशन एनर्जी सेम है तो भैया डिनोमिनेटर अगर छोटा है, T+10 छोटा है, तो ये फ्रैक्शन क्या होगा? बड़ा होगा। फ्रैक्शन बड़ा होगा तो ये ln K वाली वैल्यू भी क्या होगी? बड़ी होगी। तो यानी
सेम 10 डिग्री बढ़ा रहे हैं हम टेम्परेचर, बट अगर लोअर टेम्परेचर से बढ़ा रहे हैं तो ज़्यादा चेंज आएगा। आइए और देखते हैं, इलस्ट्रेशन दिया हुआ है मैंने, घबराइए नहीं। अ गिवन रिएक्शन इज मोर टेम्परेचर सेंसिटिव एट लो टेम्परेचर दैन हाई टेम्परेचर। एट लो टेम्परेचर पे इसका फिजिकल मीनिंग क्या है? इंक्रीज इन टेम्परेचर causes more increase in value of K than at higher temperature। लोअर टेम्परेचर पे टेम्परेचर के बढ़ाने पे K की वैल्यू में ज़्यादा बढ़ोतरी होती है एज़ कम्पेयर टू हायर टेम्परेचर। ठीक, यानी ln K2/K1 ये अपॉन आर। मान लीजिए कि आप इनिशियल टेम्परेचर क्या मान लीजिए 100 केल्विन, और 10 केल्विन से हम या 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 10 से ही बढ़ाना है, समझाने के लिए बता रहा हूँ भैया। 20 से बढ़ा लिए, 50 से बढ़ा लिए, 100 से बढ़ा लिए, वो कोई टेंशन नहीं है। मगर से 10 से हमने बढ़ाया, T2 110 केल्विन है, बहुत अच्छी बात है। तो अब ln K 110 अपॉन ln K 100 केल्विन, ये अपॉन आर 1/T1 माइनस 1/T2 ये लिखा। ln K 110 अपॉन ln K 100 ये अपॉन आर 110 माइनस 100 यानी 10 अपॉन ये आ गया हमारा टर्म। ठीक, अब यही 10 डिग्री का राइज अगर मैं लूँ कि 500 अपॉन ये दूसरा क्या ले लिया 510, यानी एक बार एक टेम्परेचर कितना है 500, एक बार क्या है 510। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 500 केल्विन पे रेट कांस्टेंट कम होगा, नहीं, बड़ा होगा। 500 पे बहुत बड़ा होगा, 510 पे भी और भी बड़ा होगा। ठीक, तो यहाँ पर ये देखिए कि ln K 510 अपॉन ln K 500 इज इक्वल टू E अपॉन R 1/T1 माइनस 1/T2। जब उसको हम ये सब करेंगे तो आएगा E अपॉन R 10 500 510। यहाँ पिछले केस में क्या आ रहा था? E अपॉन R 10 100 इंटू 100। तो ये वाली चीज़ एक्चुअली में इन दोनों का रेशियो है ना, तो रेशियो यहाँ पर बड़ा ज़्यादा है। रेशियो यहाँ पर बड़ा होने ज़्यादा का मतलब क्या है कि यहाँ के अधिक मात्रा में बढ़ा एज कम्पेयर टू यहाँ के। बढ़ा दोनों जगह है, टेम्परेचर के बढ़ाने में बढ़ा दोनों जगह है, बट 100 से 110 ले गए थे तो के में ज़्यादा फैक्टर की बढ़ोतरी दिखी एज कम्पेयर टू 500 से 510 आप ले गए। तो वही चीज़ लिखी गई है कि सेम टेम्परेचर राइज के लिए अ गिवन रिएक्शन इज मोर टेम्परेचर सेंसिटिव, यानी टेम्परेचर के बढ़ाने पे के बढ़ जाए, सेंसिटिव ज़्यादा है एट लोअर टेम्परेचर देन एट हायर टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के बढ़ाने पे एकदम से के बढ़ा जा रहा है, रेट कांस्टेंट बढ़ा जा रहा है। हाँ, ऐसा ज़्यादा अधिक मात्रा, देखिए बढ़ेगा हर जगह, बट अधिक फैक्टर से अधिक मात्रा में बढ़ेगा एट अ लोअर टेम्परेचर एज कंपेयर टू हायर टेम्परेचर। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिलीव मी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बहुत ध्यान से आपको इनको अपने माइंड में रखना होगा चीज़ों को समझने के लिए। ठीक, इनके अलग अलग गलत इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं बच्चे, जैसे क्या, अरे आपने क्या बोल दिया कि 500 पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी। नहीं भाई, 500 पे बहुत बड़ी होगी, 100 से तो बहुत बड़ी होगी। हम क्या कह रहे हैं कि 500 से 510 में जब तुम जाओगे तो जो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा वो उतना नहीं बढ़ेगा जितना 100 से 110 जाने में। ये कहना चाह रहा हूँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ। इसको भी आप पैसों के टर्म में समझ लिए। आपके पास में 100 रुपए थे, मैं आपको 10 रुपये दूँ, कितने हो गए? 110 रुपये हो गए। आप कहेंगे वाह 10% पैसे बढ़ गए। आपके पास में 500 रुपये थे, ठीक, अब मैं आपको 10 रुपये दे रहा हूँ, 510 होगा, तो आपको उतनी खुशी नहीं होगी। बढ़े तो उधर भी है मगर उतनी खुशी नहीं होगी, ऐसे ही समझ लीजिए। ठीक, अगली चीज़ हम पढ़ते हैं, ठीक, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्शन रेट। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्शन रेट ये क्या है भाई? बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, एनसीईआरटी के अंदर भी लिखी हुई है कि रेट कांस्टेंट को आप मेजर करें किसी भी टेम्परेचर टी पे, और फिर उससे 10 डिग्री ज़्यादा पे, T+10 पे, वो जो रेशियो निकल कर आता है वो ही रेशियो क्या कहलाता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर रिएक्शन रेट। यानी मैं T+10 आप चूज़ कर सकते हैं। आप 300 चूज़ कीजिए तो हायर टेम्परेचर 310 हो जाएगा, आप 500 चूज़ कीजिए हायर टेम्परेचर 510 हो जाएगा। तो ये कहलाता है आपके टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन रेट, यानी रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T+10
अपॉन रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर टी। लो नॉर्मल वाले टेम्परेचर लोअर वाले पे प्लस उसके हायर वाले पे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन रेट। ये देखिए ln के टी प्लस 10 अपॉन के टी इज इक्वल टू ये अपॉन आर 1/T1 माइनस 1/T2। T1 लोअर वाला ले लिया है और T2 हायर वाला ले लिया है। तो हायर वाला क्या होगा, उससे 10 ज़्यादा T प्लस 10। बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। ये अपॉन आर 10/T T प्लस 10 कैलकुलेशन करी। अब देखिए यहाँ से मैं गेम खेल रहा हूँ। फॉर मैनी रिएक्शंस, बहुत सारे रिएक्शंस के लिए जो आमतौर पे हो रहे होते हैं, ऑर्डिनरी टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर जो कि हम ले रहे होते हैं 298 केल्विन, या कैलकुलेशन की आसानी के लिए 300 केल्विन, आमतौर पे रूम टेम्परेचर। एक्टिवेशन एनर्जी कई सारे रिएक्शन की जो नॉर्मल हो रहे होते हैं उनकी 80 किलो जूल पर मोल के आसपास है, जिसको हमने जूल पर मोल जो कि प्रेफरेबली यूनिट थी हमारी उसमें ऐसे करके लिख दिया। टेम्परेचर केल्विन में ले रहे हैं तो वो टी प्लस 10 था, और टी कितना लिया हमने से 27 डिग्री सेंटीग्रेड 300 केल्विन, कैलकुलेशन की आसानी के लिए। तो अब ln के 3 प्लस 10 अपॉन के 300 इज इक्वल टू, ये सब हमने यहाँ आप देखिए अब काम किया, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू लिखी, ठीक, जूल्स पर मोल, आर की वैल्यू लिखी, एसआई यूनिट वाली 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन, और वो टेम्परेचर वाला चीज़ लिखा 10/300 इंटू 310। ये जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये रेशियो सब इतना निकल कर आएगा। फिर ये इधर ई था तो ई की पावर में ये ले लेंगे तो 2.8 आएगा। तो यानी के 310 अपॉन के 300 लगभग 3 के आसपास है। तो यहीं देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन जनरल के टी प्लस 10 अपॉन के टी लाइज बिटवीन 2 and 3। तो आमतौर पे जितने भी रिएक्शन हैं उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन रेट इट लाइज बिटवीन 2 and 3। फिजिकल मीनिंग क्या है इसका? फिजिकल मीनिंग ये है कि फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ द रिएक्शन बिकम्स डबल्स। जी हाँ, फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ द रिएक्शन डबल्स, क्योंकि रेट कांस्टेंट दुगना हो रहा है तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी आपके बढ़ेगा। वही देखिए एनसीईआरटी वाली लाइन यहाँ पर आपको दिखाएं, इट हैज़ बीन फाउंड दैट फॉर केमिकल रिएक्शन विद राइज इन टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड द रेट कांस्टेंट इज नियरली डबल्ड। मैंने तो प्रूफ करके यहाँ पे दिखा दिया है, 2.8 यानी 2 से 3 के बीच में रहता है। ठीक, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो कि आपने यहाँ पर देखी। आइए डिस्कशन को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। क्या? रेट कांस्टेंट वेरिएशन इन आ रिवर्सिबल रिएक्शन। एक रिवर्सिबल रिएक्शन में रेट कांस्टेंट का वेरिएशन देखते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, आर्टिकल ये काफ़ी हमारा इम्पॉर्टेंट चल रहा है। ठीक, रेट कांस्टेंट वेरिएशन इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ये देखिए इधर एनर्जी है, इधर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, बट इस बार हमारा रिएक्शन रिवर्सिबल है। दिस टाइम आवर रिएक्शन इज रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब क्या है? एक्स वाई में जा सकता है और वाई एक्स में भी आ सकता है। ठीक, अब आइए यहाँ पर देखते हैं कि ये एक फॉरवर्ड वाला रिएक्शन है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है ये फॉरवर्ड, फिर ये आपके इधर नीचे आ गया, दिस इज बैकवर्ड रिएक्शन, और ये क्या है? ये बैकवर्ड, अगर बैकवर्ड होगा रिएक्शन। ठीक, डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन क्या होगा? यहाँ पर देखिए साफ साफ दिख रहा है कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। प्रोडक्ट की जो इंथैल्पी है, एनर्जी है, वो कम है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट के। रिएक्टेंट यहाँ है, प्रोडक्ट है, तो दिख रहा है कि एक्सोथर्मिक है, बट हम कैसे बोलेंगे डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन? देखिए एक ये भी इनकी और इनकी एनर्जी का अंतर बहुत ध्यान से देखिए, एक्स और वाई के बीच का एनर्जी का अंतर यही तो है कि वाई की एनर्जी इतनी कम है और इसलिए एक्सोथर्मिक है। अब वो अंतर हम दूसरे टाइप से भी निकाल सकते हैं, ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड। हमेशा याद रखना है डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन निकालने का बहुत सारे क्वेश्चन है मॉड्यूल में, लेवल 1 में, लेवल 2 में, सिर्फ इसी कंसेप्ट पे जो कि अभी हमारा खुल रहा है। डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन हमेशा क्या होगा भाई? फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी माइनस बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी। अब बैकवर्ड की क्योंकि ज़्यादा है, अपने आप ही डेल्टा एच क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा अपने आप ही। एक्टिवेशन एनर्जी तो पॉजिटिव होगी, अपने आप ही डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि एक्सोथर्मिक है। बहुत अच्छी बात है।
अब यहाँ पर वही अर्हेनियस इक्वेशन लगाएंगे, भाई फॉरवर्ड भी हो रहा है बैकवर्ड भी हो रहा है रिएक्शन, तो के फॉरवर्ड किसके बराबर है, ए ई की पावर माइनस ई ए फॉरवर्ड अपॉन आर टी, फॉरवर्ड वाला रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ये, ठीक। के बैकवर्ड किसके बराबर है, ए इंटू ई की पावर माइनस ई बी अपॉन आर टी। ई बी क्या है, व्हाट इज ई बी, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब के इक्विलिब्रियम क्या हुआ करता था, के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड, के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड, तब के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, ए ई की पावर माइनस ई ए फॉरवर्ड अपॉन आर टी डिवाइडेड बाई ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए बैकवर्ड अपॉन आर टी। ए से ये कैंसिल आउट हो गया, ये इधर ऊपर चला गया, ई की तो ये माइनस से प्लस बन गया, ई की पावर ई फॉरवर्ड माइनस ई ए फॉरवर्ड अपॉन आर टी, ठीक। अब उसको थोड़ा दूसरे टाइप से करके लिख दिया, इधर माइनस का बाहर साइन लगा दिया, ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड। बहुत ध्यान से देखिए, ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड ही तो हमारा क्या है, डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन, ठीक। लिखते चलना है, ये ऐसे ही लेक्चर देखेंगे तो हालत ख़राब हो जाएगी, ये सब लिखते चलना है, ठीक। के इक्विलिब्रियम ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड अपॉन आर टी। अब सिर्फ इतने हिस्से को हमने क्या लिख दिया, डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन। एल एन, फिर दोनों साइड में एल एन ले लूँगा, तो एल एन के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू एल एन ई की पावर कुछ भी हो, एल एन ई की पावर एक्स, वो किसके बराबर होगा, एक्स एल एन ई, और एल एन ई तो 1 होता है, यानी एल एन ई की पावर एक्स एक्स के बराबर होगा। तो अब टेकिंग लॉग, अगर आप तो यहाँ पे लिख लेंगे, एक लाइन लिखना भूल गया मैं, टेकिंग लॉग, दोनों तरफ लॉग लें तो एल एन के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच रिएक्शन अपॉन आर टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हमने करी, इन सब लेक्चर को पॉज करके यहाँ तक आप लिख लेंगे, ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए, अगर टेम्परेचर T1 है तो एल एन के इक्विलिब्रियम 1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच रिएक्शन आर T1। अगर टेम्परेचर T2 है तो एल एन के इक्विलिब्रियम 2 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच रिएक्शन आर T2। T2 टेम्परेचर पे ये, T1 टेम्परेचर पे ये, बहुत अच्छी बात है। 2 माइनस 1 कर देंगे, 2 माइनस 1 तो एल एन के इक्विलिब्रियम 2 माइनस एल एन के इक्विलिब्रियम 1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच रिएक्शन अपॉन आर T2 माइनस माइनस ये डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन आर T1, ठीक। अब लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे, एल एन ए माइनस एल एन बी इज इक्वल टू एल एन ए बाई बी, ठीक। तो ये यहाँ पर हमने लिख दिया डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन अपॉन आर, ये कॉमन ले लिया, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये यही क्या कहलाती है, हम पढ़कर आ रहे हैं वैन 't हॉफ इक्वेशन। दिस इज नोन एज वैन 't हॉफ इक्वेशन, वेरिएशन ऑफ के इक्विलिब्रियम विद टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ के इक्विलिब्रियम विद टेम्परेचर, ठीक। उधर आप पुरानी बातें याद रखिए कि उधर हमने पढ़ा हुआ था कि अच्छा, के इक्विलिब्रियम बढ़ता है अगर डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन क्या हो, पॉजिटिव हो। टेम्परेचर के बढ़ाने पे के इक्विलिब्रियम बढ़ेगा फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, और टेम्परेचर के बढ़ाने पे के इक्विलिब्रियम घटेगा फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक। नोटबुक में ये बात हमने थर्मोडायनेमिक्स में लिखी थी, यहाँ पर भी पब्लिक लिखना चाह रही है तो लिख ले कि टेम्परेचर के बढ़ाने पे आपके बढ़ेगा हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन। अगर रेट भी बढ़ेगा, के इक्विलिब्रियम भी बढ़ेगा, रेट तो खैर हमेशा ही बढ़ेगा, बट के इक्विलिब्रियम बढ़ेगा फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, और के इक्विलिब्रियम घटेगा फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक। वैन 't हॉफ इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर आ रही हैं, ये देखिए। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर के हम डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन इज नेगेटिव, एक्सोथर्मिक है पता है, टेम्परेचर के इक्विलिब्रियम डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ाने पे के इक्विलिब्रियम घटेगा, इट विल डिक्रीज। क्यों भाई, क्यों? के इक्विलिब्रियम, ये देखिए के इक्विलिब्रियम है क्या, बेसिकली के फॉरवर्ड और के बैकवर्ड का रेशियो, के फॉरवर्ड और के बैकवर्ड का रेशियो। अब टेम्परेचर जब मैं बढ़ा रहा हूँ तो के फॉरवर्ड भी बढ़ रहा है, और टेम्परेचर जब मैं बढ़ा रहा हूँ तो के बैकवर्ड भी बढ़ रहा है, दोनों लोग बढ़ रहे हैं, दोनों लोग बढ़ रहे हैं। अरे तो बहुत ध्यान से देखिए, कंसेप्चुअल डिस्कशन चल रहा है, के इक्विलिब्रियम के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड। जब पूछते हैं कि अच्छा एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए के इक्विलिब्रियम क्यों घटा, तो वो बोलते हैं कि फ्रैक्शन है के इक्विलिब्रियम तो के फॉरवर्ड के बैकवर्ड घट इसलिए गया कि भाई वो के फॉरवर्ड छोटा हो गया होगा, के बैकवर्ड उतना ही रहा होगा या बड़ा हो गया होगा, इसलिए वो
छोटा हो गया, गलत आया, कंसेप्चुअली गलत आंसर है कि टेम्परेचर के बढ़ाने पे रेट कांस्टेंट के फॉरवर्ड भी बढ़ेगा और के बैकवर्ड भी बढ़ेगा, दोनों लोग बढ़ेंगे। के फॉरवर्ड ऑल्सो इंक्रीजेस, के बैकवर्ड ऑल्सो इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर, बट राइज इन के बैकवर्ड इज हायर। जो बैकवर्ड के बी जो है वो हायर है, और इसीलिए भाई न्यूमरेटर भी बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा है, मगर डिनोमिनेटर ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इसलिए ओवरऑल फ्रैक्शन क्या हो रहा है, आपके छोटा हो रहा है। बट राइज इन के बी इज हायर, देयरफॉर के इक्विलिब्रियम डिक्रीजेस फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये अपने में समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, देखिए पूरा लूप बना के ले आया हूं मैं, ये अपने में अब एक समझने वाली बात है कि क्यों भाई, क्यों के बी ज़्यादा मात्रा में क्यों बढ़ा। देखिए पुराना पॉइंट मैंने फिर से यहाँ लिख दिया है, वहाँ से कॉपी करके ले आया हूँ। सेकंड पॉइंट, रिएक्शन हैविंग हायर वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी आर मोर टेम्परेचर सेंसिटिव देन रिएक्शन हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये देखिए, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब यहाँ ये रही फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी, ये रही बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी। बताइए किसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, बैकवर्ड की। तो अब अगर बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है तो टेम्परेचर के बढ़ाने पे कौन ज़्यादा सेंसिटिव होगा, बैकवर्ड वाला। तो इसलिए के बी ज़्यादा अधिक बढ़ेगा, के एफ भी बढ़ेगा। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन यही आता है, लोग कहते हैं कि अरे के एफ घट रहा होगा, के बी बढ़ रहा होगा, इसलिए जो है वो के इक्विलिब्रियम छोटा हो रहा है। नहीं, दोनों बढ़ रहे हैं, दोनों बढ़ रहे हैं, मगर ये कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है एज कंपेयर टू इसके, और इसीलिए कि इक्विलिब्रियम घट रहा है फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रीज़न क्या है कि वो बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए। ठीक, एंडोथर्मिक रिएक्शन देख लिए। ठीक, यहाँ पर भी डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन वैसे ही निकलेगा, ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड। तो अब यहाँ पर देखिए, टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो के इक्विलिब्रियम आपके ओवरऑल बढ़ेगा। रीज़न क्या है, रीज़न क्या है, रीज़न क्या है, रीज़न क्या है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, और क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है तो के एफ ज़्यादा बढ़ेगा, दोनों बढ़ेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है ये। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर के एफ इंक्रीजेस, के एफ बढ़ेगा, के बी इंक्रीजेस, के बी भी बढ़ेगा। ठीक, बट के एफ विल इंक्रीज बाई अ लार्जर फैक्टर, के एफ ज़्यादा बड़े फैक्टर से इंक्रीज होगा एज कंपेयर टू के बी, और क्योंकि के एफ ज़्यादा बढ़ रहा है एज कंपेयर टू के बी के इक्विलिब्रियम ओवरऑल इंक्रीज करेगा फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये तो हम देख ही चुके हैं, इक्वेशन वैन हॉफ इक्वेशन 11th क्लास में भी या यहाँ पर भी आपको समझाने की कोशिश करी है कि अगर मान ली एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये पॉजिटिव है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं हम, तो T2 T1 से बढ़ा है तो 1/T1 माइनस 1/T2, यानी कुछ ऐसा मैं लिख रहा हूँ 1/500 माइनस 1/510, तो आंसर तो पॉजिटिव आना ही है। तो ये इधर भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव है, टेम्परेचर अगर बढ़ा रहे हैं, टोटल चीज़ें पॉजिटिव है, वो तभी हो सकती हैं ln x के अंदर पॉजिटिव जब x खुद पॉजिटिव हो, यानी के इक्विलिब्रियम T2 बढ़ाओ किससे, के इक्विलिब्रियम T1 से। जो बात सच है किसके लिए, एंडोथर्मिक के लिए, एक्सोथर्मिक के लिए घटता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने देखी यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने देखी। अब यहीं से हम अपना डिस्कशन थोड़ा सा और कैरी फॉरवर्ड करते हैं, आगे बढ़ाते हैं किसकी तरफ, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के इफेक्ट की तरफ कि व्हाट डू मीन बाय कैटलिस्ट, हम कैटलिस्ट से क्या समझते हैं। ठीक, तो आइए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, एनसीईआरटी का स्नैपशॉट है। ठीक, a catalyst is a substance which increases the rate of reaction without itself undergoing any permanent chemical change। यानी जी हाँ, टेम्परेरी केमिकल चेंज तो हो सकता है मगर परमानेंट केमिकल चेंज नहीं होगा। फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि फॉर एग्जाम्पल MnO2 कैटलाइजेज द फॉलोइंग रिएक्शन, और बहुत रेट को बढ़ा देता है, यानी KClO3 को हम हीट करें तो KCl और O2 बनता है, बट अगर MnO2 की प्रेजेंस में हो तो बहुत तेज़ हो जाता है रिएक्शन। ठीक, फिर द वर्ड कैटलिस्ट शुड नॉट बी यूज्ड व्हेन एडेड
सब्सटेंस रिड्यूसेस द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, अगर वो रिड्यूस कर रहा है तब उसे कैटलिस्ट नहीं बोलेंगे, तब उसके लिए दूसरा शब्द आएगा क्या, इनहिबिटर। ठीक, अब एक्शन क्या, ऐसा क्या काम कर दे रहा है भाई कैटलिस्ट के जिससे रेट ऑफ द रिएक्शन ही बढ़ जा रहा है। ऐसा क्या कर दे रहा है कैटलिस्ट, ये देखिए, ऐसे कोई रिएक्शन हो रहा था, ये रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे थे प्रोडक्ट में, ये रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे थे प्रोडक्ट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है क्या, रिएक्शन विद पाथ विदाउट कैटलिस्ट। बट जब हमने कैटलिस्ट डाला तो वही रिएक्शन इस ये डॉटेड वाली लाइन जो है एनसीईआरटी के अंदर उस पाथवे से होने लगा कैटलिस्ट डालने से। तो अब आपने देखा कैटलिस्ट डालने की वजह से, मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे, ये देखिए, बट कैटलिस्ट डालने की वजह से आप देख सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई। और जब क्यों कम हो गई भाई, एक्टिवेशन एनर्जी कम क्यों हो गई, क्योंकि रिएक्शन पाथ विद कैटलिस्ट जो लिखा हुआ है एक अलग रास्ते से ले गया, बिल्कुल छोटे रास्ते से ले गया वो, और छोटे रास्ते से ले जाने की वजह से आपके एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई। अब जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी तब तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी फिर क्या हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा। ठीक, according to this theory, catalyst participates in a chemical reaction by forming temporary bonds with reaction resulting in intermediate complex, बीच में complex बनता है। ठीक, this has a transitory existence and decomposes to yield the product। हाँ, वो थोड़ी देर के लिए बनते हैं और अल्टीमेटली प्रोडक्ट बना देते हैं, बट हमने मेन फ़ायदा पता चला कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है। इट इज़ बिलीव दैट द कैटलिस्ट प्रोवाइड्स ऑल्टरनेट pathway or reaction mechanism reducing the activation energy between reactants and product and hence lowering the potential energy barrier as shown in figure 0.11। जी हाँ, जब कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है यही छोटा हो गया तो बैरियर भी क्या हो गया, छोटा हो गया। ठीक, it is clear from Arrhenius equation that lower the value of activation energy faster will be the rate of reaction। बिल्कुल सही बात, एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो आपके रेट ऑफ द रिएक्शन फास्टर होगा। ठीक, कुछ और यहाँ पर बात कि स्मॉलर अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट कैन कैटलाइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। हाँ, बहुत कम मात्रा में ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो रिसाइकिल होते रहते हैं। अ कैटलिस्ट डज नॉट ऑल्टर गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन। ठीक, कैटलिस्ट का डेल्टा जी से कोई लेना देना नहीं है, कैटलिस्ट का कोई लेना देना नहीं है। कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन रादर, के इक्विलिब्रियम से भी कोई लेना देना नहीं है। अब वो जो वहाँ से पैराग्राफ से पॉइंट निकाल के मैंने सब यहाँ पर लिखे, उन पॉइंट्स को बहुत ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से देखें। ठीक, पहला पॉइंट क्या है, अ कैटलिस्ट कैन नॉट इनिशिएट और स्टॉप अ केमिकल रिएक्शन। कैटलिस्ट डालने से कोई रिएक्शन शुरू नहीं हो सकता, कोई बंद नहीं हो सकता। ठीक, बस हाँ, वो क्या करेगा फिर, वो इट कैन ओनली एक्सेलरेट और स्लो डाउन अ केमिकल रिएक्शन। या तो मतलब कैटलिस्ट के डालने पे जो है वो क्या कहते हैं कि स्पीड बढ़ाएगा, और अगर इनहिबिटर होगा तो स्पीड कम कर देगा, बट वो खुद से रिएक्शन शुरू नहीं कर सकता ना ख़त्म कर सकता। ठीक, एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन कंपोजिशन मास ऑफ कैटलिस्ट में चेंज। ठीक, देखिए कंपोजिशन क्या मतलब कि अब उसके अंदर कुछ दूसरी चीज़ें आ जाएंगी और कैटलिस्ट कुछ अपने बारे में आपके मास चेंज कर भी सकता है, क्योंकि रिएक्शन में इन्वॉल्व हो सकता है, बट अल्टीमेटली उतना ही मास फिर से आ जाएगा। ठीक, अ कैटलिस्ट कैन नेवर चेंज पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता है वो, के इक्विलिब्रियम के फॉरवर्ड के बैकवर्ड के बराबर है। देखिए, टेम्परेचर के बढ़ाने पे के फॉरवर्ड भी बढ़ेगा, टेम्परेचर के बढ़ाने पे के बैकवर्ड भी बढ़ेगा। आपके
सॉरी कैटलिस्ट के यूज़ करने पे के फॉरवर्ड भी बढ़ेगा, के बैकवर्ड भी बढ़ेगा, बट सेम फैक्टर से बढ़ेंगे, इसीलिए रेशियो क्या रहेगा, सेम। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रोक के लिखिए कि ऑन इंक्रीजिंग ऑन एडिंग कैटलिस्ट बोथ के फॉरवर्ड एंड के बैकवर्ड इंक्रीजेज बट बाय इक्वल अमाउंट। तो इसलिए के इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं है। कैटलिस्ट आर यूज्ड इन माइनर अमाउंट, बहुत कम मात्रा में ही कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। क्यों भाई, क्यों कम मात्रा में? क्यों कम मात्रा में? देखिए इसलिए कि आपके कैटलिस्ट जो है वो आपके रिसाइकिल ही हो रहे हैं अंदर, तो बहुत हल्का से ही आपको डालना पड़ता है कि भाई एस्टर हाइड्रोलिसिस हल्का सा H+ डाल दो, बार बार रिसाइकिल होता रहेगा। ठीक। कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। ये पॉइंट अभी बताया लिखने वाले का है कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने के कारण कैटलिस्ट जो है वो रेट ऑफ द रिएक्शन को बढ़ाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी बैरियर बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इज रिड्यूस्ड रिजल्टिंग इन फास्टर रिएक्शन। हाँ, ये हमने अभी डायग्राम भी देख लिया भाई इसका। ये देखिए, ये बैरियर जब छोटा हो जाएगा, अगर ये बैरियर छोटा हो जाएगा तो नेचुरल सी बात है एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई। एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विथ कैटलिस्ट, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई तो रेट ऑफ द रिएक्शन फास्टर है। कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक, और एक दूसरे ऑल्टरनेट पाथवे से ले जाता है जहाँ एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। एक इलस्ट्रेशन है, एग्जाम्पल है, बहुत सिंपल किताब का एग्जाम्पल कि H2O2 हमको ये प्रोडक्ट दे रहे हैं H2O और O2, बट इसकी एक्टिवेशन एनर्जी हायर है। तो अब हम क्या करते हैं, उसके अंदर I माइनस डाल देते हैं। तो H2O2 I माइनस के साथ में H2O और IU माइनस एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। IU माइनस फिर से H2O2 के साथ में रिएक्ट करके H2O2 और I माइनस रिलीज कर देता। आप कहेंगे कि भाई ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि फर्स्ट वाला रिएक्शन बस ऐसे ही हो रहा था, सेकंड वाले रिएक्शन में हमने I माइनस डाल दिया तो बहुत फास्ट होने लगा। सेकंड और थर्ड को जोड़ेंगे तो फर्स्ट वाला ही रिएक्शन मिल जाएगा, बट बहुत फास्ट होने लगा। तो ये फास्ट होना एक अपने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर है जो कि हमको समझनी है। यहाँ से हम अपना डिस्कशन थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ये एक प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं, मॉड्यूल की प्रॉब्लम है, कई सारे बच्चों ने पूछी है। प्रॉब्लम नंबर 67 मॉड्यूल के अंदर है, तो मैंने यहाँ स्नैपशॉट लिया हुआ है। प्रॉब्लम क्या है देखिए, थोड़ी अच्छे लेवल की प्रॉब्लम है। ये कह रहे हैं कि रिएक्शन ऑफ NO2 एंड ओजोन, इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर इन NO2 एंड ओजोन। यानी उन्होंने ये कहा है कि NO2 और ओजोन का जो रिएक्शन होता है वो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि NO2 के रिस्पेक्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर है और ओजोन के रिस्पेक्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर है। तब उन्होंने कहा है कि रिएक्शन कराने के दो मैकेनिज्म माने गए। ठीक, पहला मैकेनिज्म ये है कि NO2 और ओजोन रिएक्ट करे, दिस इज स्लो, उन्होंने ये बनाया। अगला स्टेप बहुत फास्ट है, ये प्रोडक्ट बना दिया गया है। तो अब हमको मालूम है, देखिए अभी सिर्फ फर्स्ट मैकेनिज्म को हम देखें, फर्स्ट वाले को, तो हमको मालूम है कि जो स्लोएस्ट स्टेप है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, वही ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन या काइनेटिक्स को डिसाइड करता है रिएक्शन की। तो यूजिंग दिस हम बोल सकते हैं कि अगर पहला वाला मैकेनिज्म सही है तो रेट का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, K टाइम्स NO2 की पावर 1 O3 की पावर 1। इसी को हम एलिमेंट्री स्टेप मानेंगे। एलिमेंट्री स्टेप NO2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1, O3 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1। और सेकंड वाला स्टेप बहुत तेज़ी से हो गया, फास्ट हो गया और बाद में हो रहा है, तो उससे जो है वो क्या कहते हैं, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है। याद करिए, स्लोएस्ट स्टेप इज़ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में तो और भी। तो ये फर्स्ट वाला मैकेनिज्म जो है वो हो सकता है ठीक हो, बिल्कुल कोई इसमें कोई अगेंस्ट वाली बात नहीं है। आइए सेकंड मैकेनिज्म को देखें। सेकंड स्टेप में पहला वाला स्टेप रिवर्सिबल है, यानी आगे पीछे दोनों जा रहा है, बहुत तेज़ी से हो रहा है। और ये है मेरा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप।
जी हाँ, जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड केस में जो हम आरडीएस लिखेंगे वो ये लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू के टाइम्स NO2 और कंसंट्रेशन ऑफ O, नेसेंट ऑक्सीजन जो कि बीच में बन रही है। अब उसके बाद की चीज़ से नहीं, उससे पहले की चीज़ देखिए कि नेसेंट ऑक्सीजन भी जो बन रही है वो कहाँ से बन रही है। उसके बाद की चीज़ नहीं देखनी कि वो बाद का आप बोल रहे बहुत फास्ट है, नहीं, उससे पहले जो हो रहा है उस चीज़ को हम देखें कि उससे पहले जो हो रहा है वो क्या हुआ। ठीक, ये देखिए ओजोन जा रहा है O2 में और ऑक्सीजन में। तो यहाँ पर आप देखिए कि के इक्विलिब्रियम के अपॉन के बी है, ये फिर आपके O3O और ओजोन। ठीक, ओजोन वॉज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू O2 नेसेंट ऑक्सीजन और इक्विलिब्रियम वाला स्टेप है। तो के इक्विलिब्रियम के अपॉन के बी, O2O और ओजोन। अब वही O इधर रहने दिया हमने, के इक्विलिब्रियम के साथ में ओजोन डिवाइडेड बाय O2 ये लिख दिया, O है। O का टर्म हम यहाँ पर प्लग करेंगे इस इक्वेशन में, ऊपर वाली इक्वेशन में जो ये जो हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन था इसमें O का टर्म प्लग करेंगे तो कितना हो जाएगा, रेट के टाइम्स NO2, O की जगह क्या लिख दिया, के अपॉन के बी O3O2। अब ये देखिए दिस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, के अपॉन के बी, के इक्विलिब्रियम इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो ये वाली चीज़ क्या है, कांस्टेंट है, फिर क्या NO2 O3 और O2। अब कोई सवाल में ये नहीं कहा है कि जो है वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ये उन्होंने कहा कि भाई इतना प्रूफ होना चाहिए कि द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू O3। तो यार वो तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO2, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू O3, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO2, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू O3। तो सेकंड मैकेनिज्म से भी हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो भी सही हो सकता है। ठीक, यहाँ से बहुत ही एक टफ आर्टिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से आप देखिएगा। फिजिकल मीनिंग ऑफ अर्हेनियस इक्वेशन, फिजिकल मीनिंग ऑफ अर्हेनियस इक्वेशन। एनसीईआरटी से ये एक स्नैपशॉट मैंने लिया हुआ है और आपको इसको बहुत ध्यान से देखना है, फिर नीचे हम और थ्योरी का भी डिस्कशन करेंगे। किताब में ये डिस्कशन हो रहा है जहाँ अर्हेनियस इक्वेशन पढ़ाई हुई है, पुरानी बातें भी कुछ यहाँ पर लगेंगी। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज स्टेट्स ऑफ मैटर में ये चीज़ पढ़ते हैं हम। तो आइए देखिए हम यहाँ पर क्या है, ऑल द मॉलिक्यूल्स इन द रिएक्टिंग स्पीशीज डू नॉट हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। हाँ, हमको मालूम है ये गैशियस मॉलिक्यूल्स अगर होते हैं तो उन सबकी जो है वो वेलोसिटी एक जैसी नहीं होती, किसी की कम किसी की ज़्यादा। सिंस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट बिहेवियर ऑफ एनी वन मॉलिक्यूल विद प्रिसीजन, Boltzmann and Maxwell use statistics to predict the behavior of large number of molecules. According to them, the distribution of kinetic energy, y-axis पे क्या है, kinetic energy, ठीक, और एक्स एक्सिस पे क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद अ गिवन काइनेटिक एनर्जी। यानी अगर ये जो फ्रैक्शन है, ठीक, इसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी, ये वाला जो फ्रैक्शन है इसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी, और ये वाला जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स उन वो काइनेटिक एनर्जी उनकी मैक्सिमम फ्रैक्शन की वो वाली काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी मैक्सिमम फ्रैक्शन की वो वाली वेलोसिटी होगी। याद करिए, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वो वाली स्पीड नहीं होती जो कि सबसे ज़्यादा स्पीड हो, बल्कि वो वाली होती है जो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के पास जो वाली स्पीड हो। ठीक, तो इधर वाई एक्सिस पे क्या है हमको पता होना चाहिए। ग्राफ देखिए भाई, डिफिकल्टी समझ में आएगा, सब लोगों की हालत ख़राब हो जाएगी, समझने की कोशिश कीजिए। वाई एक्सिस पे क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। मान ली मेरे पास में अगर 1000 मॉलिक्यूल हैं तो फ्रैक्शन का मतलब कि 1000 में से 10 मॉलिक्यूल्स जो है उनकी वेलोसिटी क्या है, 50 मॉलिक्यूल्स उनकी वेलोसिटी क्या है, 700 मॉलिक्यूल जो कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा, बताओ उसकी वो कौन सी वेलोसिटी लेके बैठे हुआ है। ठीक, द पीक ऑफ द कर्व करस्पॉन्ड टू मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वजह से मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। ठीक, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, हाँ जितने भी हैं सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की यही वाली वेलोसिटी है। ठीक,
डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल विद एनर्जी हायर और लोअर देन दिस वैल्यू, सबसे ज़्यादा इसी काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल हैं, इससे कम जाएंगे तो भी बहुत कम फ्रैक्शन है, इससे ज़्यादा जाएंगे तो भी बहुत कम फ्रैक्शन है। ठीक। व्हेन द टेम्परेचर इज रेज, अब टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो मैक्सिमम ऑफ द कर्व मूव टुवर्ड्स हायर एनर्जी वैल्यू। देखिए दो चीज़ें होती थी, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो 2RT/m के अकॉर्डिंग वो मैक्सिमा भी जो पहले मैक्सिमा हमारा यहाँ पे था वो शिफ्ट होके आगे चला जाएगा, क्योंकि जो है वो आपके, आप खुद सोचिए कि VMPS क्या होता था, 2RT/m का अंडर रूट। टी बढ़ेंगे तो VMPS को भी बढ़ना ही पड़ेगा, तो सब कुछ आगे जाएगा। VRMS को भी बढ़ना ही पड़ेगा, सबको इंक्रीज होना पड़ेगा। तो ये अब आगे चला गया। अब देखिए यहाँ पर ग्राफ को ज़रा सही से समझिए। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये एक रेड वाला ग्राफ है, ये टेम्परेचर T1 पर है। ये पर्पल वाला ग्राफ है, ये देखिए, ये पहले तो ये फ्लैटन आउट हो गया कर्व, यानी फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो कि पर्टिकुलर वेलोसिटी वाले कम कम हो गए, उनको टोटल मॉलिक्यूल्स तो उतने ही है, बट टेम्परेचर के बढ़ाने पे वो सब आगे की डायरेक्शन में चले गए, फर्दर एक्सक्यूज मी, आगे मूव आउट कर गए। ठीक। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजिंग फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विथ कोलाइड विद एनर्जी ग्रेटर दैन ई। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये काइनेटिक एनर्जी है, ये जो एनर्जी है वो कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक। इससे जितनी भी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होंगी उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे केपेबल होंगे इफेक्टिव कोलिजन करने के लिए, इफेक्टिव कोलिजन करने के लिए। ठीक। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस, ये देखिए लाइन पढ़िए, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजिंग फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विथ कोलाइड विद एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। fraction of molecules out of total number of molecules which collide with energy greater than activation energy। ठीक। फिजिकल मीनिंग देखिए, E⁻⁻⁴ का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी greater than and or equal to activation energy and collides effectively at temperature T1। बहुत ध्यान से देखिए, T1 टेम्परेचर, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, इससे ज़्यादा जो एनर्जी होगी, रेड एरिया में मैंने इसको वो किया हुआ है, ये आपके जो जो इफेक्टिवली जो ज़्यादा है एनर्जी, वो तो बहुत अच्छी बात है, वरना इतनी एनर्जी तो होनी चाहिए इफेक्टिव कोलिजन के लिए। जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया T2 इज़ ग्रेटर दैन T1, तो आपके ज़्यादा बड़ा फ्रैक्शन ऐसा मिला जो कि एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा अपने अंदर एनर्जी रखता है। ठीक। डेफिनेशन देखिए, E⁻⁻⁴ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स आउट ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर दैन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी एंड कोलाइड्स इफेक्टिवली एट टेम्परेचर T2। इफेक्टिवली वो कोलाइड करेंगे, यानी ये अपने में चीज़ याद रखें, ये क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि इफेक्टिवली कोलाइड करते हैं। अब वो खुद जैसे आप खुद देखिए, प्लीज़ घबराइए नहीं। मान लीजिए इस ग्राफ को देखिए, T1 और T2 में कौन सा टेम्परेचर आपके कम है, तो नेचुरल सी बात है कि इसका VRMS यहाँ, VMPS यहाँ पर है, इसका VMPS यहाँ पर है, तो VMPS 2RT/m होता है, तो जिसका T छोटा होगा उसकी वेलोसिटी भी छोटी होगी। अब नेचुरल सी बात है कि T1 छोटा है और T2 बड़ा है, T2 वाली वेलोसिटी भी ज़्यादा है। तो अब अगर T2 वाली वेलोसिटी ज़्यादा है, प्लीज़ इस चीज़ को आप समझिए, तो ये जो पूरा एक्टिवेशन एनर्जी के बाद वाला पर्पल वाला शेडेड रीजन है, ये क्या दिखा रहा है कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिनके पास में एक्टिवेशन एनर्जी E से ज़्यादा होगी, T1 कम है, T2 ज़्यादा है, T1 कम है, T2 ज़्यादा है। अब देखिए T1 कम है, तो T1 कम है, तो ये तो यही है ना, E⁻⁴T1। अगर T1 कम है तो ये फ्रैक्शन अपने आप ही क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक।
ठीक, सॉरी T1 कम है तो ये डिनोमिनेटर जो है वो क्या होगा, बड़ा होगा, मतलब ये वाला फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, ई की पावर ये भी बड़ा हो जाएगा और ओवरऑल चीज़ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। T2 ज़्यादा है तो सिमिलरली ऑन सिमिलर लाइंस T2 ज़्यादा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/e की पावर ये अपॉन T2 बड़ा है तो ये वाली चीज़ थोड़ी छोटी होगी, ई की पावर में भी छोटी होगी, ओवरऑल चीज़ बड़ी होगी। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी एंड कोलाइड्स इफेक्टिवली एट टेम्परेचर T2, तो वो ई की पावर माइनस ये बाई RT2 है। अब ये देखिए K इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ये बाई RT, तो जिसमें ये मतलब याद रखना है, नोटबुक में लिखिए ई की पावर माइनस ये बाई RT क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक, हैविंग इफेक्टिव कोलिजन। अब ए क्या है, अब ये देखिए, अब वापस से अरेनियस इक्वेशन पर आते हैं हम, K इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ये बाई RT। ए क्या है, आज पत्ते खुल रहे हैं, ए है नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, यानी टोटल कितने कोलिजन हो रहे हैं 1 सेकंड में, मल्टीप्लाइड बाई फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग इफेक्टिव कोलिजन, तो यानी हमको टोटल कुल मिला के फिर क्या मिल जाएंगे, इफेक्टिव कोलिजन। ठीक, जैसे जब व्हेन T टेंड्स टू इन्फिनिटी तो ई की पावर माइनस ये बाई RT तो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है। ठीक, और मतलब सॉरी ई की पावर माइनस ये बाई RT ई की पावर माइनस ज़ीरो यानी 1 हो जाता है, यानी के मैक्स फिर किसके बराबर हो जाता है, ए के बराबर। आप ऐसे भी सोचिए इनफाइनाइट टेम्परेचर है तो हर काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ गई है कि जितने भी कोलिजन हो रहे हैं वो सब के सब इफेक्टिव कोलिजन हो रहे हैं। तो ए इंटू 1 गिव्स मी के, तो नंबर ऑफ कोलिजन, सारे कोलिजन कामयाब हैं और सारे कोलिजन जो है वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं इनफाइनाइट टेम्परेचर पे। तो ये जो है वो क्या कहते हैं कि हमारा एक बहुत ही कंसेप्चुअल डिस्कशन वाला लेक्चर रहा। बहुत ध्यान से आपको यहाँ पे जाके पढ़ना है और स्पेशली ये जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वाला डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कर्व है, इसको जाके देखना है, समझना है, जानना है, थ्योरी पढ़नी है और फिर क्वेश्चंस करने, लेवल 1 लेवल 2 के करिए, बाद में प्रीवियस ईयर के भी ये सारे सवाल ट्राई कीजिए और धीरे धीरे अपनी जर्नी को आगे बढ़ाइए। जो भी क्वेश्चंस नहीं हो रहे हों, जो चीज़ें, जो बातें समझ में नहीं आ रही हों, तो आपको वो पूछनी भी है और अपने आप को मोटिवेट करके रखना है, डाउट्स वगैरह पूछते रहने, लाइक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सारी चीज़ें। तो मेहनत से पीछे मत भागिए, बस यही मेरी रिक्वेस्ट है। और नोट्स वोट्स बनाते रहिए। एक टफ़ चैप्टर आप लोगों के अकॉर्डिंग केमिकल काइनेटिक्स है, उसको आप सही से करेंगे तो एक अच्छी हेड स्टार्ट मिलेगी जो कि आगे भी हमारे काम आएगी। सो विद दिस नोट हम ये अपना लेक्चर यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू।